योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी के लिए। और जैसे कि शो का नाम है, हम बाजार की चाल से लेकर निवेश किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को प्लान कर सकते हैं, इसकी रणनीति पर बात करते हैं। लेकिन चलिए, चर्चा की शुरुआत में मौजूदा बाजार की चाल को लेकर ही करना चाहती हूँ। आप कितने चिंतित हैं घरेलू बाजार को लेकर? किस तरह के आपके कंसर्न्स हैं? आने वाली कुछ तिमाहियों के लिहाज से अगर मुझे समझना हो तो किस तरह की तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है आपकी एनालिसिस के मुताबिक? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ईटीवी नाउ स्वदेशी में बुलाने के लिए। एंड देखिए, आपने कहा चिंता चिंता तो नहीं है हमें, क्योंकि इंडियन मार्केट यहाँ से हम लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला है। स्ट्रक्चर, लेकिन आपको ओराइजन आपको सही रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप ओराइजन छोटा रखेंगे तो हो सकता है इक्विटी मार्केट में आपको निराशा झेलनी पड़े या डिसअपॉइंटमेंट रहे, क्योंकि कुछ चीजें जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट नहीं करते। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 सालों में मार्केट थोड़ा नीचे रहा, सबड्यूड रहा, लेकिन निफ्टी का वैल्यूएशन जो पीक पे जाके 28-29 1 ईयर फॉरवर्ड था, वो अभी नीचे आके रफली 18 to 19 टाइम्स हो गया। तो वैल्यूएशन नीचे हो गया। इन्फ्लेशन सब बहुत बड़ा कंसर्न था, जो काफी हद तक इन्फ्लेशन जो है करेक्ट होना चालू हो गया है अभी, लेकिन ठीक है, इसमें और टाइम लग सकता है। और अगर आप देखेंगे कि काफी सारे कंपनीज में China+1, Europe+1 जो स्टोरीज है वो पिकअप होना चालू हो गई है। और हम लोग उनको उन सब कंपनीज में या उन सब बिजनेस सेक्टर्स में कैपेक्स देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चरली आप देखेंगे 5 से 6 साल के व्यू से इंडिया मार्केट हमें बहुत अच्छा लगता है और हम लोग बहुत बुलिश है, क्योंकि काफी सारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो पास्ट में नहीं हुए थे, और गवर्नमेंट सपोर्ट है, ग्लोबल फोर्सेस जैसी काफी सारे बड़ी कंपनी जो इंडिया में निवेश करने के लिए सोच रही है और कई लोगों ने चालू भी कर दिया है। तो ये 4-5 पैरामीटर्स काफी है इंडियन इक्विटी को या जीडीपी को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ से। ओके। लेकिन इस बीच अगर मैं आपसे आने वाली कुछ तिमाहियों में कुछ सेक्टर परफॉर्मेंसेस को लेकर समझना चाहूँ, तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर आप बुलिश हैं, जो आपके रडार में हैं, जो आपको लगता है कि जो भारत की ग्रोथ स्टोरी की आपने अभी बात की है उसमें पुरजोर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट्स और सेक्टर्स। एक्सपोर्ट में स्पेशलिटी केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, लॉजिस्टिक्स है, और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसे हम कहते हैं कि जो रोजमर्रा की चीजों के अलावा जो कंजम्पशन होता है, जैसे आपका अपैरल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है, उस पर भी हम लोग बुलिश है। बट ये ऐसा हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये नियर टर्म में भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेंगे। आने वाली तिमाहियों में अभी जो अर्निंग्स ग्रोथ है कंपनीज की, जो नतीजे आएंगे, उनमें किस तरह की स्लगिशनेस आपको दिखाई दे सकती है? क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या क्या संभावना है धीमापन दिखने की? देखिए, संभावना तो बहुत कम हो गई है लेकिन अगर आप देखें, ये काफी सारी चीजें जो है ना स्टॉक प्राइस में फैक्टर हो चुकी है। क्योंकि अगर आप हमेशा देखिए, मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे, मार्केट ऑलवेज ओवर रिएक्ट ऑन बोथ साइड। आप नेगेटिव न्यूज को भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है और पॉजिटिव न्यूज को भी करता है। तो ऑलरेडी हमने काफी हद तक डाउन देखा है मार्केट और स्टॉक प्राइसेस में। ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे सबका हर सेक्टर का, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स है, एनबीएफसीज है, इसमें हमें लग रहा है कि नंबर्स बेटर आएंगे। और आईटी में थोड़ा हो सकता है कि कोई ग्रोथ को लेके थोड़ा सा 1-2% ग्रोथ गाइडेंस कम ज्यादा हो सकता है। ऑटोमोबाइल में हमें अच्छा लगता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में भी हमें काफी उम्मीदें हैं और कंपनी ने भी काफी गाइड किया है। तो मोर और लेस अगर आप देखेंगे, कुछ सेक्टर्स ने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस कम कर दी है, बट लेकिन उन्होंने कम करने के बाद भी हमें लग रहा है कि कुछ हद तक वो लोग अपने एक्सपेक्टेशन मैनेज कर सकते हैं जो उन्होंने गाइड किया था। तो इस वजह से अगर आप मुझे पूछेंगे डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऐसा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो कहीं नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी मैनेजमेंट ने इंडिकेट कर चुके हैं कि किसी की ग्रोथ कम है या गाइडेंस कम रह सकता है या थोड़ा सा बिजनेस आगे पीछे हो सकता है। तो उन्होंने ऑलरेडी गाइड कर दिया, तो ऐसा नेगेटिव या बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुश्किल लगता है मुझे। आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि आरबीआई की पॉलिसी भी अनाउंस होगी। आपकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, हम लोगों ने और ऐसे ही मार्केट भी 25 बिप्स एक्सपेक्ट कर रहा है, और हम्म। 25 बिप्स अगर आता है तो मार्केट हम्म। उसको मान के चल रहा है। लेकिन हम्म। अगर इससे ज्यादा आता है
तो शायद थोड़ा सा बिकवाली का माहौल पैदा हो सकता है, क्योंकि इतने छोटे समय में इतने राइज इंडिया जैसे मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। बट ठीक है, उसका बहुत ज्यादा अपन उसको लेके नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर फिर भी इंडिया, एक अच्छी बात है कि रियल इंटरेस्ट रेट इंडिया में आज भी पॉजिटिव है, कोई ऐसा बहुत बड़ा निराशाजनक है नहीं। जैसे कि डेवलप वर्ल्ड में देखते हैं, अब यूएस में, यूरोप में, वहां पे इन्फ्लेशन और आपका पॉलिसी रेट में बहुत डिफरेंस। तो वैसे इंडिया मार्केट स्टेबल है, और ऑब्वियसली ग्लोबली अगर रेट बढ़ते हैं तो आरबीआई को भी बढ़ाना पड़ेंगे। और अपने यहाँ पर इन्फ्लेशन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है जो अनबेरेबल है। बाकी कंट्रीज में इन्फ्लेशन पहले 2-3% था, सडनली वो 6-7% हो गया एवरेज, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पर ठीक है, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन है, महंगाई काफी है, लेकिन वो मैनेजेबल है। और इसके लिए हो सकता है कि आरबीआई 25 बढ़ाए, जो हम लोग भी मान के चल रहे हैं और मार्केट में सभी लोग इसकी उम्मीद कर रहे हैं। हम्म। कोई पॉज का कोई इरादा आपको लगता है कि आरबीआई क्या मन बना सकता है इसको लेके? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरबीआई के पास एक पॉज बटन हिट करने का स्कोप तो है ही, और जी। दूसरी ओर अगर हम देखें तो अब तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, खासतौर से जो अनुमान निकल कर आ रहे हैं मॉनसून के, वो हमारे लिए इतने फेवर में नहीं होने की संभावना है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाज़ारों में एक स्लो डाउन और मंदी, और जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस हमने उभरता हुआ देखा है यूएस में, तो उनके लिए अगर ब्याज दरें बढ़ाना है तो हमारे घरेलू फ्रंट पे अगर हम स्ट्रांगली खड़े हैं, इक्का दुक्का इश्यूज़ को छोड़कर, तो क्या एक पॉज बटन हिट किया जा सकता है? क्या वो राहत देगा बाजार को? देगा तो कितनी बड़ी राहत देगा, और क्या मैसेज फिर जाएगा? देखिए मैडम, अगर आप देखेंगे कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो हम लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा। हम उसको एकदम उसके अलग नहीं चल सकते, क्योंकि काफी सारा इन्फ्लोज है और ये सब बहुत सी चीजें जो है इकोनॉमिकली देखेंगे तो अपन उनसे अलग नहीं हट सकते। अपन कहीं ना कहीं जुड़े हुए ग्लोबल इकोनॉमी से। और दूसरा, इन्फ्लेशन ऐसे बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं आया है, और कंफर्ट लेवल के थोड़ा ऊपर ही है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई अभी पॉज बटन दबाएगा। लेकिन हो सकता है अगर अगले मई में या जून में इन्फ्लेशन अगर मान लो इतना नहीं आ रहा है, महंगाई इतनी नहीं बढ़ रही है, तो आरबीआई ये सोच सकता है कि उसको पॉज कर सकता है। पर अभी इस पॉलिसी में तो मुझे मुश्किल लगता है। यूएस की ब्याज दरों की मैं बात करती हूँ, यहाँ पर बढ़ोतरी के बावजूद भी महंगाई कंट्रोल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मामूली रिलीफ जो हम समझ रहे थे वो भी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समस्या इन्फ्लेशन से ज़्यादा बड़ी है? देखिए, महंगाई को चलते सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जैसे कि सारे कंट्रीज के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, जो फेड ने भी बढ़ाया है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना, खाली एक चीज से नहीं बढ़ा है। लिक्विडिटीज देने से ही इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। इन्फ्लेशन बहुत सारी चीजों से बढ़ा है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, जैसे कि यूएस ने अपना लेबर पॉलिसीज चेंज कर दिया था 2019 में, तो उसके चलते हुए अगर आप देखेंगे तो वेज ग्रोथ बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स जो है काफी कम आ रहा है कंपैरेटिवली। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि यूएस ने काफी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा के रखी है अगेंस्ट चाइना में। जब अगर आप देखेंगे, यूएस जो है रफली 80 to 90% जो भी सामान है इंपोर्ट करता है। अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, अगर आप वॉर को फंड करेंगे, अगर आप माइग्रेंट लेबर्स की पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, तो इन्फ्लेशन थोड़ा ऐसा ही रह सकता है। जो कि अभी इंक्रीमेंटल, अगर आपको महंगाई की दरें कम करनी है तो आपको नॉन मॉनेटरी एक्शन लेने पड़ेंगे। खाली मॉनेटरी एक्शन लेने से काम नहीं होगा अभी। ऑलराइट, चलिए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। घरेलू बाजार पर एक बार फिर से हम पूरी तरह से फोकस करते हैं। अब क्योंकि आपने कहा कि आने वाले कुछ साल हमारे लिए काफ़ी अहम है, और उसमें जो तरक्की की कहानी है वो भारत एक तरह से गढ़ ही रहा है। अगला साल इलेक्शन का भी एक साल है। अब ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स को लेकर बाज़ार की नज़र बहुत कड़ी तरीके से होगी। तो इलेक्शन के साल होने की वजह से, उसके चलते क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार शायद फोकस कर सकती है, या उन्हें करना चाहिए? मुझे लगता है सरकार काफी हद तक उन्होंने बजट में कम्युनिकेट कर दिया है कि क्या चाहते हैं। और उन्होंने इस बार देखेंगे तो उन्होंने कोई भी एजेंडा अपना चेंज नहीं किया है मेजर। जो पुराने एजेंडा है उन्हीं को आगे लिए है। तो इसका मतलब उन्होंने ऐसा इलेक्शन स्पेसिफिक कुछ ऐसा पैकेज या एक्सपेक्ट मार्केट को एक्सपेक्टेशन देने के लिए कि ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है मेरे हिसाब से। जो कि उनके लिए एक रूटीन चीज है। और बट उन्होंने इट्स काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इन सब पे जोर दिया हुआ है।
जो कि एक हर कंट्री को करना चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत डिमांड है आज भी, और वो चल रहा है। लेकिन उसके चलते में गवर्नमेंट ने काफी सारे जैसे पीएलआई स्कीम्स है, उन पे भी कंटिन्यूस रूप से फोकस कर रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो स्ट्रक्चरल काफी सारे रिफॉर्म जो 5-6 साल में हो चुके हैं, उसी को मेंटेन करना, उसी को फॉलो करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये गवर्नमेंट कर ही रही है एक्चुअली। चलिए, निवेशकों के लिए अब थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप पर मैं फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव जब भी बाजार में होता है तो ज़्यादा महसूस निवेशकों को जो पेन मिलता है वो अक्सर मिड कैप स्मॉल कैप से मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिखाई देती है। किस तरह से इस स्पेस को आप अब देख पा रहे हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से, और अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना हो तो क्या इन दो कैटेगरीज में अपने पोर्टफोलियो को हैवी किया जा सकता है? देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप दोनों में ले लेता हूँ, आपने स्मॉल नहीं बोला, मैं दोनों बोल देता हूँ। देखिए, करेक्शन तो हो चुका है और काफी हद तक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव भी हो गए हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि मिड एंड स्मॉल कैप में वो बिजनेस की क्वालिटी क्या है, क्या प्रमोटर है, प्रमोटर कंफर्टेबल है। और काफी सारे बिजनेस मिड कैप स्मॉल कैप को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि काफी सारे जो इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं या इंडस्ट्रीज है जो सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप में होती है, जैसे आपका इंजीनियरिंग देखेंगे, केमिकल कंपनी देखेंगे, लॉजिस्टिक्स कंपनी, ये सारे मिड एंड स्मॉल कैप में अवेलेबल है। तो इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। जो बिजनेस में एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है, या प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनमें एवरेजिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो थोड़ा सा हम डेट पर भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि निवेशकों को जो बदलाव हुआ है डेट म्यूचुअल फंड में वो शायद ना भाए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो प्रोडक्ट फीचर्स के लिहाज से डेट म्यूचुअल फंड अभी भी शायद एक बेहतरीन कैटेगरी है जहां पर निवेश की रणनीति अपनाई जा सकती है। जी। लेकिन अब क्योंकि आपके पास जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें LTCG इंडेक्सेशन एक बहुत बड़ा पैरामीटर था जिसके चलते डेट म्यूचुअल फंड्स की ओर लोग रुझान करते हैं। अब किन किन पैरामीटर्स पर हमें पूरे फिक्स्ड इनकम बास्केट को देखना चाहिए? जितने भी निवेश के विकल्प हैं वो ऑलमोस्ट एट पार कमाई के मौके आपको दे रहे हैं, तो किस तरह से सिलेक्शन किया जाए? देखिए, ऑब्वियसली जैसे कि आपने बोला, सही कहा है कि टैक्स आ गया, अभी टैक्स एडिशनल हो गया, टैक्स मान के चलना पड़ेगा। और अभी थोड़ा सा डायनामिक प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे, जैसे या तो हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो कस्टमर के नीड्स को सूट भी करे और पर्पस भी सॉल्व करे। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा, खाली देखिए टैक्स के एंगल से ही इन्वेस्टमेंट नहीं सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उसको क्योंकि टैक्स आज नहीं तो कल आने ही वाला था, उसको मान के चलना पड़ेगा। और बाकी सब जैसे डेट के इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आपका बैंक है या एनबीएफसी है, या किसी को उधार देते हैं इंटरेस्ट के लिए, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी फिर भी बेटर है, कि आपको पता है कि अब मंथ एंड में आपको जो फैक्ट शीट मिलती है उसमें पता चलता है कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो ट्रांसपेरेंसी है, क्लियरिटी है। और टैक्स का एंगल उसमें वो इंडिविजुअल निवेशक को सोचने का है कि मैं थोड़ा हाइब्रिड में जाऊं या एग्जिस्टिंग डेट में जाऊं, जहां मुझे थोड़ा टैक्स का सॉरी हाइब्रिड में टैक्स का बेनिफिट ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्मल डेट फंड से। वो मुझे लगता है कि काफी सारे जो निवेशक है वो इधर हाइब्रिड स्कीम में स्विच होने के चांसेस लग रहे होंगे। अभी हमने ऐसा कोई फिलहाल ऐसा कोई ट्रेंड देखा नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर जो लोग टैक्स को लेके चिंतित थे या उनको टैक्स नहीं पे करना था, तो शायद वो हाइब्रिड में चले जाए। और एग्जिस्टिंग में भी देखिए, ये आपको टैक्स जो है अब हर तरीके से आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बच नहीं सकते आप। तो ठीक है, ये आने की उम्मीद थी पहले भी, तो उन्होंने ले आया। हम्म। तो इसके चलते मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी सारे निवेशक देखिए, मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर जो है लेस देन 2 ईयर में ही आपका होराइजन रहता है उनका। तो अगर मोर देन 2 ईयर वाले कैटेगरी फिर भी लिमिटेड है, रफली 25-30% रहेगा, और उसमें से भी कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये अभी तक हम लोग भी असेसमेंट कर रहे हैं, अभी तक हमें ऐसा क्लियर कट नहीं है। लेकिन फिर भी जहां तक हमने सुना है, हाइब्रिड प्रोडक्ट में 2 ईयर प्लस वाले इन्वेस्टर शायद सोच सकते हैं, जा सकते हैं, और काफी एएमसी इनको लॉन्च भी कर सकते हैं। अच्छा,
तो हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं विस्तार से। किस तरह के हाइब्रिड निवेश के विकल्प हैं मौजूद, और अलग अलग रिस्क प्रोफाइलिंग वाले जो निवेशक हैं वो किस तरह से हाइब्रिड कैटेगरी को अपना सकते हैं, ये बताएं। देखिए, एक जो स्टैंडर्ड है हाइब्रिड है वो बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो कि डायनामिक एलोकेशन कैटेगरी है, जिसमें आपका एसेट एलोकेशन इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन को लेके आप एलोकेशन कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है जहाँ पे आप जैसे डेट हाइब्रिड है या दूसरा नॉर्मल हाइब्रिड लेते हैं, जिसमें अलोकेशन इक्विटी का 35% के ऊपर रखते हैं, तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है और आपका इक्विटी एलोकेशन लिमिटेड रहेगा और आपका डेट का पोर्टफोलियो में आप उसमें इन्वेस्ट करके डेट का रिटर्न भी ले सकते हैं। तो ये फिलहाल दो स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं। और तीसरा जो ऐसा ऑप्शन रह सकता है कि मिनिमम जैसे कि 35% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना पड़ेगा, तो उसके चलते में आपको या तो आर्बिट्राज फंड रन कर सकते हैं या प्योर इक्विटी। तो ये निवेशक की चॉइस को देख के हर एमसीज को ये अपने प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जैसे निवेशक को सहूलियत रहेगी या जिसमें उनको जो फायदा रहेगा या जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे, उस हिसाब से वो लोग चूज करेंगे। लेकिन एएमसी मोर और लेस सारे प्रोडक्ट रखने का प्रयास करेगी। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी निवेश करने के जो विकल्प हैं वो भी काफ़ी सीमित रह गए हैं, तो जी, आपके मुताबिक अब क्या क्या विकल्प आपके पास बचता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए? देखिए अभी तो रेगुलेटर ने उस पर कैप करके रखा है बिल्कुल। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट पे। हम्म। तो इसके लिए फिलहाल अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली कुछ इंडेक्स जो है वो देख सकते हैं। अगर जैसे ईटीएफ, काफी लोगों ने ईटीएफ लॉन्च किया हुआ है, वही एक ऑप्शन है। उसके अलावा फिलहाल तभी कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर आप ग्लोबल मार्केट एक्सपोजर लेने के लिए या तो कम्युनिटीज में जा सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोजर के लिए, जो कि क्रूड है, सिल्वर है, गोल्ड है, या फिर फॉरेन ईटीएफ है। हम्म। हम्म। अच्छा, अब क्योंकि आप ऐसे एएमसी से हैं और आप लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों से बातचीत भी करते होंगे, उनका क्या रुझान भारत की ओर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह की बिकवाली जो हमें दिखाई दे रही है, जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, क्या उसमें और इजाफा आपको आता हुआ दिखाई देगा? और अगर वहाँ दिखाई देगा तो क्या हमारे डीआईआईज बाजार को फिर भी होल्ड कर पाएंगे? और देखिए, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं होता है फॉरेन क्लाइंट से, लेकिन जितना भी हमने मीडिया में देखा है, सुना है, उनके हिसाब से इंडिया फिर भी अट्रैक्टिव है आज भी, क्योंकि इतना एक जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और जो पॉपुलेशन का साइज है, यंग पॉपुलेशन है, और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, और काफी आईटी सेक्टर ने प्रूफ करके दिखाया है कि इंडिया, और आईटी और केमिकल और टेक्सटाइल सेक्टर ने प्रूफ करके दिखाया है कि इंडिया इस लायक है कि सारे ग्लोबल के बड़े देशों को भी बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा है और उनको माल सप्लाई कर सकता है। तो स्ट्रक्चरली जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया इज हेडिंग फॉर गुड ग्रोथ, क्योंकि ये कुछ रीजंस हैं। और बाहरी फॉरेनर्स, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, चाहे कंपनी वाले हो, डायरेक्ट एफपीआई और एफडीआई, एंड सेम टाइम जो काफी सारे एमएनसीज ने देखेंगे कैपेक्स शुरू कर दिया है, तो वो लोग इंडिया में बुलिश तो है। और उनका ध्यान भी पॉजिटिव है। हो सकता है वो इलेक्शन के चलते में थोड़ा 6 महीना आगे भी, 6 महीना शायद डिले कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से मुझे ऐसा कोई निराशाजनक ओपिनियन या फिर उनका कोई ऐसा व्यू, शॉर्ट टर्म नेगेटिव व्यू तो नहीं लगा मेरे। अब ये बताएं हमें कि निवेशकों को अगर सीधा स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो, और जो भी हमने अभी तक ट्रिगर्स पे चर्चा की है, इन सबको ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी का अब चुनाव करना हो निवेश करने के लिए, तो क्योंकि इस तरह के कॉल्स तो आप भी अपनी टीम के साथ लेते होंगे और इतने उतार चढ़ाव के माहौल में आपकी भी एक स्ट्रैटेजी होगी। किस तरह से सेक्टर्स को आप कैसे देख रहे हैं वो तो आपने बता दिया, लेकिन कंपनी के चुनाव को और उनमें अब लंबा निवेशित रहने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान में रख रहे हैं, और क्या कुछ आप नसीहत दे सकते हैं निवेशकों को? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी को देख रहे हैं तो उनका प्रमोटर आपको देखना पड़ेगा। कंपनी का पास रिकॉर्ड देखिए, और किस बिजनेस में है, कौन से सेक्टर में है, और उस सेक्टर में उस कंपनी की पोजीशनिंग क्या है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोर्थ फिफ्थ प्लेयर हो, क्योंकि टॉप 3-4 प्लेयर्स आपको सर्वाइव नहीं करने देंगे। मतलब
कहीं ना कहीं बिजनेस में आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा एक्सपर्टाइज है और ज्यादा स्केल है। तो जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यूएशन को फिर भी आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो किसी सेक्टर में जहां पे फ्यूचर ग्रोथ है ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, या प्रमोटर का ढंग से मैनेज करने का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो आपको उस कंपनी में बहुत सावधानी से लेना पड़ेगा। क्योंकि ये कंपनियां मिड एंड स्मॉल कैप में स्पेशली ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन एट सेम टाइम कुछ कुछ बिजनेस है जिसको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते कि बहुत अच्छे बिजनेस है। अगर इकोनॉमी 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर होगी तो उसमें काफी सारे जैसे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, या लॉजिस्टिक्स है, इंजीनियरिंग है, एक्सपोर्ट सेक्टर्स है, ये काफी इसमें इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा और इसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई रहने वाली है। इसके लिए आपको सेक्टर का ग्रोथ देखना है, प्रोमोटर क्वालिटी और प्रोमोटर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, और उस सेक्टर में पोजीशनिंग क्या है, नंबर 1 नंबर 2। अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो इंडस्ट्री लीडर लेके लेके रखिए, या फिर अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी है तो ही आप थर्ड फोर्थ प्लेयर पे आइए। और इसके साथ में आपको जैसे डेट है या कितना कंपटीशन है, ये बहुत सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। चलिए, काफ़ी अहम बातें आपने बताई हैं निवेशकों को स्टॉक सिलेक्शन के वक्त उनको ध्यान में रखना है। मौजूदा समय में अगर किसी फंड से एग्जिट करने की रणनीति किसी को बनानी हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखकर निकलना चाहिए किसी फंड से? देखिए एग्जिट, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे है, और इस कई बार क्या होता है, नीचे मार्केट में एग्जिट करके हम लॉस बुक कर लेते हैं और फिर बाद में ये सब रिवर्स हो जाता है। तो लेकिन किसी को भी अगर एग्जिट करना भी है तो किसी भी फंड का पोर्टफोलियो क्वालिटी देखना पड़ेगा आपको कि वहां पे क्या है। तो ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब एकदम एक एक 2 लाइन 3 लाइन आंसर में मैं इसको आंसर नहीं कर सकता, लेकिन आपको पोर्टफोलियो क्वालिटी देखनी पड़ेगी उसकी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में आपने जैसे मैंने की बताया, प्रमोटर क्वालिटी, उसका पोजीशनिंग क्या है सेक्टर में, वो सेक्टर ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, और फंड मैनेजर का व्यू भी। चलिए योगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतना समय दिया, इतने इत्मीनान से और विस्तार से दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।